हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपका आज जो सब्जेक्ट लिए हैं एसएसटी भारत में राष्ट्रवाद। आपको हम बताए थे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। जब फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे थे तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स हमने बताए थे। मुख्य पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम लोग बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद जानेंगे दोस्त। इसके पहले हमने पढ़ चुके थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। आपका मुख्य पॉइंट क्या क्या है ये सब हम पहले जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रीय चेतना का उदय, अर्थात अपने राष्ट्र से प्रेम करने की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति हो, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही प्रेम की भावना जागरूक होना उसके अंदर, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जिससे कि हम लोग पहले अंग्रेज के गुलाम थे और अंग्रेज के गुलामी करते करते कुछ ऐसा भारतीय नेता आए, क्रांतिकारी आए, जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई। और भारत के चलते बहुत सारे नेताओं ने अपने जान की कुर्बानी तक भी दे दिया दोस्तों। तो चलिए दूसरा है, भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों को शोषण हुआ। असमानता के कारण ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसके निम्न कारण नीचे दिए गए हैं। असमानता के कारण एक समान नहीं देखा गया दोस्त, उसके कारण ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण देखिए, इसमें कारण बताए और राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या है। देखिए यहाँ पर राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण था। दूसरा था भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों का शोषण हुआ, है ना। असमानता के कारण ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसके निम्न कारण नीचे दिए गए। तो राजनीतिक कारण के बारे में हम लोग जानेंगे। राजनीतिक कारण क्या था दोस्त? भारत में राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। अब 19वीं शताब्दी आपको पता है किसको कहा जाता है? 19वीं शताब्दी का मतलब हो गया दोस्त 19वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1800 से 1900 ईस्वी तक के बीच। 19वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1800 से 1900 ईस्वी तक के मध्य इसी को बोला जाता है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थी। फिर बता रहा है 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट परिवर्तन कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें से क्वेश्चन आपको आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1871 में। जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। आपको वायसराय के बारे में बता देते कौन कौन सा वायसराय है इस काल में चल रहा था दोस्त। तो वायसराय के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, कौन कौन गवर्नर था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1878 में। तो इस समय चल रहा था दोस्त 1874 से 79 तक कौन था? लॉर्ड लिटन था। क्या? लॉर्ड लिटन था। और उसके बाद 1880 से 1884 तक कौन था? लॉर्ड रिपन था। क्या? लॉर्ड रिपन। उसके बाद आया 1885 से 1888 तक कौन रहा? लॉर्ड डफरिन रहा। क्या? लॉर्ड डफरिन। इसी के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। उसमें कौन था वायसराय? लॉर्ड डफरिन था, है ना। तो ये सब मुख्य बातें दोस्त, एग्जाम लेवल का एक सब क्वेश्चन आता है। तो हम जानेंगे अब 1883 ईस्वी में इलवर्ट बिल का पारित होना। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, इलवर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1883 ईस्वी का। इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया, जिसके कारण सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। एक ऐसा कानून लाया गया था 1883 में जिसका नाम था इलवर्ट बिल का पारित होना। इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था, लेकिन और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। यूरोपीय जनता इसका विरोध किया, जिसके कारण सरकार इस बिल को वापस लेना पड़ा। मैंने कहने का मतलब है इसका फैसला कौन ले सकता था? यूरोपीय जज ही ले सकता था। इस बिल में क्या था कि
पहले क्या था इसमें कि आम जनता लोग सामान्य न्यायालय में ही अपना सुनवाई कर सकता था, लेकिन इसके तहत सिर्फ यूरोप वासियों ही इसका सुनवाई कर सकता है, यूरोप वासियों वाला जज। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित किया गया? 1899 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड शासनकाल में। लॉर्ड शासनकाल 1899 से आपको 1905 ईस्वी तक रहे। 1905 में जानबे करते हैं तो क्या हुआ था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय, है ना। तो क्या हुआ? नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि गई। लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया, जिसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाना। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा सांप्रदायिक के आधार पर कर देना। अब आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्त 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कहेगा विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में। तो बंगाल विभाजन जब हुआ था, बंगाल विभाजन के समय कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय दोस्त, लॉर्ड कर्जन के समय। लेकिन यही पूछ देगा आपसे कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया गया दोस्त। 1911 ईस्वी में रद्द किया गया। तो किसके शासनकाल में किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इसके बाद 1906 में आपको आता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। 1906 में क्या स्थापना हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें नरम गल और धर्म गल का विभाजन किया गया। इससे हम सूरत अधिवेशन के भी नाम से जानते हैं कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नरम दल और गर्म दल का विभाजन हुआ तो 1907 में हुआ था। एक शताब्दी का मतलब हो गया 1800 से 1900 ईस्वी तक के मध्य। इसी को बोला जाता है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थी। फिर बता रहा है 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट परिवर्तन कर प्रेस का पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें से क्वेश्चन आपको आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1871 में। जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। आपको वायसराय के बारे में बता देते कौन कौन सा वायसराय है इस काल में चल रहा था दोस्त। तो वायसराय के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, कौन कौन गवर्नर था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1878 में। तो इस समय चल रहा था दोस्त 1874 से 79 तक कौन था? लॉर्ड लिटन था। क्या? लॉर्ड लिटन था। और उसके बाद 1880 से 1884 तक कौन था? लॉर्ड रिपन था। क्या? लॉर्ड रिपन। उसके बाद आया 1885 से 1888 तक कौन रहा? लॉर्ड डफरिन रहा। क्या? लॉर्ड डफरिन। इसी के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। उसमें कौन था वायसराय? लॉर्ड डफरिन था, है ना। तो ये सब मुख्य बातें दोस्त, एग्जाम लेवल का एक सब क्वेश्चन आता है। तो 1883 में एक बिल आया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल का पारित होना। इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था, लेकिन और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। यूरोपीय जनता इसका विरोध किया, जिसके कारण सरकार इस बिल को वापस लेना पड़ा। मैंने कहने का मतलब है इसका फैसला कौन ले सकता था? यूरोपीय जज ही ले सकता था। ये इस बिल में क्या था कि पहले क्या था इसमें कि आम जनता लोग सामान्य न्यायालय में ही अपना सुनवाई कर सकता था, लेकिन इसके तहत सिर्फ यूरोप वासियों ही इसका सुनवाई कर सकता है, यूरोप वासियों वाला जज। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित किया गया? 1899 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड शासनकाल में। लॉर्ड शासनकाल 1899 से आपको 1905 ईस्वी तक
रहे। 1905 में जानबे करते हैं क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय, है ना। तो क्या हुआ, नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि गई। लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाना। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा सांप्रदायिक के आधार पर कर देना। अब आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्त 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। कहेगा विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1904 में। तो बंगाल विभाजन जब हुआ था, बंगाल विभाजन के समय कब हुआ था, 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय दोस्त, लॉर्ड कर्जन के समय। लेकिन यही पूछ देगा आपसे कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया गया दोस्त। 1911 ईस्वी में रद्द किया गया। यह किसके शासनकाल में किया गया, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इसके बाद 1906 में आपको आता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। 1906 में क्या स्थापना हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें नरम गल और धर्म गल का विभाजन किया गया। इससे हम सूरत अधिवेशन के भी नाम से जानते हैं कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। नरम दल और गर्म दल का विभाजन कब हुआ, तो 1907 में हुआ था। एक इससे आएगा क्या, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन भी 1907 वही हुआ दोस्त जो सूरत अधिवेशन हुआ था, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब जानते हैं फिर 1909 में क्या आया, 1909 में आया मार्लो मिंटो सुधार। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया। उसके बाद 1911 में क्या किया गया, 1911 में आपको बंगाल विभाजन रद्द किया गया। 1911 में घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं रहेगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली कर दिया जाएगा। 1911 में ही घोषणा किया गया। और 1912 में 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या किया गया, बिहार को अलग कर दिया गया, बिहार को अलग राज्य बना दिया गया, बिहार की स्थापना किया गया 22 मार्च 1912 को। और 1912 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया दोस्त, है ना। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम के द्वारा सभाओं पर रोक लगा दिया गया। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित कर उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करना पड़ा, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्वेश्चन कि इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में पारित हुआ दोस्त। अब देखिए ये राजनीतिक कारण था, इतना क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक कारण था। अब आइए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था दोस्त, सरकार किसानों से अधिक लगान वसूलती थी, जिसके कारण किसानों की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। अस्थायी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजी जमींदारों से एक निश्चित लगान लेते थे, लेकिन जमींदार किसानों से बहुत अधिक लगान वसूलते थे। उद्योग क्षेत्रों में मजदूर कामगारों की मुसीबतों को सामना करना पड़ता था। देखिए पहले 3 तरह के कर लगाए जाते थे, एक अस्थायी बंदोबस्त थे, एक रैयत वाली बंदोबस्त थे, एक महाल वाली बंदोबस्त थे। अस्थायी बंदोबस्त द्वारा दोस्त क्या बोला गया, देखिए अस्थायी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों जमींदारों से एक निश्चित लगान लेते थे, लेकिन जमींदार किसानों से बहुत अधिक लगान वसूलते थे। उद्योग क्षेत्रों में मजदूर कामगारों की मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अंग्रेज क्या किया, जो बड़े बड़े जमींदार थे उससे कुछ टैक्स बांध दिया गया कि आपको महीना या सालाना आपको 100-200 रुपया देना है, 200 रुपया देना है सालाना में। और ये जो जमींदार था, तो जमींदार किसानों और मजदूरों से क्या करता था, उसे कई गुना बढ़ा करके ले लेता था। इसमें जमींदार का ज़्यादा फायदा होता था। वो तो एक निश्चित बिल अंग्रेज को दे दिया जाता था, बाकी कुल किसका होता था, जमींदारों का। दूसरा था दोस्त उद्योग क्षेत्रों में मजदूरों कामगारों की स्थिति। ये तो हो गया भारत में औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या आ गया दोस्त, अधिक भू राजस्व वसूलना, अधिक मतलब अधिक से अधिक टैक्स लेना, लगान लेना। सामाजिकरण आवाइए, सामाजिकरण क्या था दोस्त, अंग्रेजों को द्वारा भारतीयों को हे दृष्टि से देखना। क्या होता था, अंग्रेज भारतीय लोग भारतीय लोग से घृणा करता था, है ना, घृणा के भाव से देखना। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीय के साथ दुर्व्यवहार करना। क्या ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में आपको घृणा नज़र से देखेगा, क्लब में बैठे वहाँ भी है, सड़क पर अगर चल रहे हैं, होटल में बैठे हैं, तो अंग्रेज लोग भारतीय लोग से बहुत ही घृणा मानता था, है ना। मानी कि सामाजिक दुर्व्यवहार पूरा कर रहा था। इंडियन सिविल सर्विस से भारतीयों के साथ भेदभाव करना। इंडियन सिविल सर्विस में क्या हुआ था दोस्त, आपको पता होगा कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था जो इंडियन सिविल सर्विस में भाग लिया था। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये एक ऐसा सिस्टम था दोस्त, अगर भारत का आप व्यक्ति हैं और इंडियन सिविल सर्विस में आप, जैसे हम लोग अभी उसको यूपीएससी के नाम से जानते हैं। यूपीएससी के मतलब सबसे बड़ा, भारत का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी के, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कॉम्बिनेशन बोला जाता है।
संघ लोक सेवा आयोग, जिससे IAS IPS और जज जो बनता है दोस्त, बड़ा बड़ा पोस्ट पर, ये ग्रेड का लेवल का नौकरी है, वही इंडियन सिविल सर्विस सेवा। तो क्या होता था, भारत अगर फॉर्म भरा है, अप्लाई किया इसमें, तो उसको एग्जाम देना कहाँ पड़ता था, उसको एग्जाम देना जा करके लंदन में पड़ता था। न कि अगर भारतीय रहते हुए भी भारत में वो एग्जाम नहीं दे सकता था, उसको जाने के लिए क्या लंदन में जा करके वो सिविल सेवा के एग्जाम जाकर देना पड़ता था। इस तरह से हम लोग के साथ व्यवहार किया गया। अब धार्मिक कारण क्या था दोस्त, नेक्स्ट था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण धर्म सुधार आंदोलन, धर्म के प्रति लोगों में निष्ठा की भाव को जागृत करना, धर्म के प्रति लोगों में निष्ठा की भाव को जागृत करना, बहुत सारे धर्म सुधारकों द्वारा एकता, समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाना। अब धार्मिक पर आ गए तो थोड़ा सा धर्म देखिए, एक नारा दिए थे दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने एक ऐसा नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौटो। इसके पीछे आप लोग कहानी नहीं जानते कि वेदों की ओर लौटो का नारा क्यों दिया गया। अगर आप लोग बता देंगे तो आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा दोस्त। बताइए क्यों दिया गया, तो हम आपको इसका कारण बताते हैं। इसका कारण क्या है था, जब अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक था, अंग्रेजी सेना में कौन सा सिपाही था, भारत का सिपाही ज़्यादातर रहता था, अंग्रेज लोग कम रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सिपाही रहता था। तो सिपाहियों लोग को एक अंग्रेज लोग क्या किया, धर्म परिवर्तन किया गया, धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण करवाया गया। मतलब कि जो सिपाही है उनको क्या बोला गया, आपको सिपाही कांस्टेबल है तो आपको हम इंस्पेक्टर बना देंगे, आपका सैलरी में वृद्धि कर देंगे, आपको प्रमोशन कर देंगे, है ना, आपके बगल में पोस्टिंग कर देंगे। तो इस तरह से लोभ दिया गया कि आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपको ईसाई धर्म मानना पड़ेगा और ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो ईसाई धर्म तो अपना लिए। उसके बाद जब दयानंद सरस्वती को पता चला कि हमारे भारतीय सैनिक के साथ इस तरह से किया जा रहा है, लोभ लालच दे करके धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को ईसाई बनाया जा रहा है, तो क्या कहें ये, तो जितना जिसके घर से सैनिक था बेटा लोग को, तो उसको बाप को बोला गया, जितने भी आप लोग के बेटे हैं जो अंग्रेजों के अंदर में सैनिक बनकर खट रहे हैं, तो उसको क्या करना है, अपने जायदाद ज़मीन और पुरखों के जो भी आपका धन दौलत था उसे बेदखल कर देना है। यानी कि अपने ज़मीन जायदाद से अपने जो पूरा संपत्ति है उससे बेदखल कर देना था। तो बेदखल कर दिया गया तो धीरे 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 धर्म परिवर्तन में कमी आते लगा। जब कमी आने लगा एकाएक क्या होगा, धर्म परिवर्तन रुक गया। धर्म परिवर्तन रुक गया तो अंग्रेजों को पता चला, अरे ये क्या हुआ, धर्म परिवर्तन को ही नहीं करा रहा है। तो उसको मालूम चल गया कि एक बूढ़ा बाबा आया है, एक बूढ़ा बाबा आया है जिसका नाम है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसने क्या किया कि सबको बेदखल करने का पूरा राय दिया था और सब मान भी गए थे, सबका गार्जियन। तो क्या बोले अंग्रेज लोग क्या किया, अंग्रेज लोग किया कि ठीक है ऐसा किया है ना, हम ऐसा बना देंगे उससे आओ आसान हो जाएगा, आसान तरीका से धर्म परिवर्तन होगा। तो उसने क्या किया, एक कानून बनाया, एक 1850 में कानून बनाया था, 1850 में कानून बनाया था, 1850 ईस्वी में एक कानून बना यही कि आप धर्म परिवर्तन भी करते हैं तो आपको जो भी वारिस है धन दौलत के, उनके ख़ानदान के, उनके पुरखों के दौलत के जो भी वारिस हैं वही रहेंगे। अगर धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं तो ही उनका वारिस भी वही रहेगा। तो आसान हो गया। फिर धीरे धीरे फिर उसी तरह से चेंजिंग आने लगा। तो फिर देखें धर्म परिवर्तन में फिर जोर शोर से पूरा भाग लेने लगे पूरा नवयुवक लोग। तो फिर क्या बोले, ये दयानंद सरस्वती ने नारा दिया क्या, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो मतलब आप सनातन धर्म है तो हम लोग का पवित्र ग्रंथ क्या है, वेद है। तो वेदों की ओर लौटो यही नारा दिए थे। इसका पीछे यही कारण है दोस्त। अगर ये कहानी अच्छा लगा तो उसके लिए दिल का कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। ये हम कहानी बता दिए वेदों की ओर लौटो का नारा के लिए, है ना। चलिए अब आइए, उसके पहले आपको जानना पड़ेगा प्रथम विश्व युद्ध। क्या जानना पड़ेगा, राष्ट्रवाद जब पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग मिलेगा प्रथम विश्व युद्ध से। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं दोस्त। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ जानिए। तो प्रथम विश्व युद्ध का क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था, लिख देते हैं प्रथम विश्व युद्ध। इसका शुरुआत हुआ था दोस्त 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसका कारण क्या था पता है, इसका कारण था, अच्छा ये बताओ प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे। यहाँ लिख देते हैं प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। आप देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध से कौन कौन भाग लिए थे। तो एक थे दोस्त क्या, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं। एक था दोस्त, एक ने भाग लिया था जिसका नाम था केंद्रीय शक्ति। क्या था, केंद्रीय शक्ति। दूसरा का नाम था दोस्त धुरी राष्ट्र। क्या, धुरी राष्ट्र नाम था। दूसरा का नाम क्या था, धुरी राष्ट्र। केंद्रीय शक्ति में कौन कौन आते थे, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, सेंट्रल पावर जो बोला जाता है, इसको धुरी राष्ट्र बोला जाता है। तो चलिए केंद्रीय शक्ति में कौन कौन था दोस्त, ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया, हंगरी और था जर्मनी। जर्मनी के बाद आपको आया क्या, एक आता है ऑटोमन साम्राज्य। क्या, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य किसे बोला जाता है, अभी उसको हम तुर्की के नाम से जानते हैं। ऑटोमन साम्राज्य को क्या बोला जाता है, हम तुर्की के नाम से जानते हैं दोस्त। क्या से, तुर्की के नाम से। धुरी राष्ट्र में कौन कौन आते थे, तो धुरी राष्ट्र में जान लेते हैं दोस्त। धुरी राष्ट्र में क्या क्या आते थे, तो सबसे पहले धुरी राष्ट्र में ग्रेट ब्रिटेन आता था। ग्रेट ब्रिटेन। दूसरा आता था दोस्त फ्रांस और रूस। फ्रांस रूस। और एक आता था बहुत 1917 में एक और देश शामिल हुआ जिसका नाम था अमेरिका। यूएसए कब शामिल हुआ था, 1917 में। 1917 में डेट भी लिख देते हैं 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हुआ, है ना। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हुआ। अमेरिका जर्मनी के खिलाफ शामिल हुआ दोस्त। अमेरिका किसके खिलाफ हुआ, आपसे ये पूछेगा जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, तो राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति था दोस्त, अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। क्या, वुडरो विल्सन था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, तो वुडरो विल्सन था। अमेरिका कब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हुआ। उसी दौरान बोल्शेविक क्रांति के कारण 1917 में रूस जो था प्रथम विश्व से निकल गया। प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। क्या हो गया, बाहर हो गया दोस्त। कौन, रूस। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। कौन, रूस बाहर हो गया। किसके कारण, बोल्शेविक क्रांति के कारण, है ना। तो इस तरह से था दोस्त। आपसे पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार। कारण पूछ देगा प्रथम विश्व युद्ध का। ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। बहुत सा कारण है दोस्त। इसका कारण मेन कारण क्या है, इसका राष्ट्रवाद था, साम्राज्यवाद था, सैन्यवाद था और गुप्त कूटनीति था। इस तरह का बहुत सारे कारण था जिसके कारण, लेकिन मुख्य रूप से जो कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था, जो मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध के। प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारण था, हम अभी आपको बताए थे, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, गुप्त कूटनीति, ये सब कारण था। लेकिन मुख्य कारण पूछेगा तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अब तो प्रथम युद्ध के बारे में पूरा जान गए। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 18 तक। हो सकता है कब प्रारंभ हुआ था, 1914 में। कब अंत हुआ, 1918 में। प्रथम विश्व में कौन कौन से भाग लिए, एक था केंद्रीय शक्ति, दूसरा था धुरी राष्ट्र। केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी आते हैं, और एक ऑटोमन साम्राज्य आते हैं। ऑटोमन साम्राज्य जिसे हम लोग अभी तुर्की के नाम से जानते हैं। दूसरा था धुरी राष्ट्र में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यूएसए, जो 6 अप्रैल 1917 में शामिल हुआ। और पूछ देगा प्रथम विश्व के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुडरो विल्सन था। उसी समय 1917 में रूस प्रथम विश्व से बाहर हो गया बोल्शेविक क्रांति के कारण। मुख्य कारण पूछेगा प्रथम विश्व क्या क्या था, तो राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, गुप्त कूटनीति, और पूछेगा मुख्य कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ये सब क्या था, प्रथम विश्व का मुख्य कारण था। ये सब जान गए दोस्त। तो चलिए, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं सिलेबस के अंदर दोस्त। ये सब मुख्य बातें थे प्रथम विश्व के कारण। जब भारत का राष्ट्रवाद पढ़िएगा, और उसके बाद एंट्री होता है दोस्त, गांधी जी का एंट्री हो जाता है। कब, जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी यहाँ आगमन कर जाते हैं भारत में, और प्रथम जो सत्याग्रह करते हैं वो चंपारण के नील विद्रोह के विरोध में चंपारण सत्याग्रह, दूसरा फिर खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा अहमदाबाद सत्याग्रह। इस तरह ये तीनों सत्याग्रह जब में ये सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो इनको पूरा देश इनके प्रति पूरा मतलब कि ऐसा हो जाता है कि इनका, जैसे अभी हम लोग क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम से हम लोग फेमस होते हैं, उसमें इसी तीनों सत्याग्रह से गांधी इतना फेमस हो गए, इतना पॉपुलर हो गए कि मत कहिए, बच्चे तक उनके नाम से जानते थे। तो चलिए अब प्रथम विश्व में हेलते हैं दोस्त। प्रथम विश्व यहाँ से था, है ना। तो चलिए, प्रथम विश्व के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। प्रथम विश्व का संक्षिप्त परिचय। प्रथम विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना है। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला। यह युद्ध 2 गुटों, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जिसको हम मित्र राष्ट्र बोलते हैं, और जर्मनी, इटली, हंगरी, जिसे हम लोग धुरी राष्ट्र के बीच के नाम से जानते हैं, ना। कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। युद्ध के बीच ब्रिटिश सरकार को किस प्रकार से भारत को बचाए रखना चाहता था। अंत ने उसे घोषणा किया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ जिम्मेदार सरकार का गठन करना था, है ना। अब यहाँ से चलते हैं। देखिए, 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारतीय उद्योगों को फायदा मिल सके। क्या हुआ, देखिए, जब प्रथम विश्व चालू हुआ था दोस्त, तो भारत उसमें पूछेगा कि प्रथम विश्व में भारत शामिल हुआ था, तो भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुआ था। प्रथम विश्व में भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उस समय अंग्रेजों के शासन चल रहा था यहाँ। अंग्रेजों को हम लोग गुलाम थे। तो उस समय क्या हो रहा था, और ब्रिटिश सरकार वहाँ जो इंग्लैंड था उसमें शामिल था, ब्रिटेन शामिल था। तो क्या हुआ,
कुछ जब युद्ध में उसको ज़रूरत पड़ना, महंगा महंगा हथियार, बड़ा बड़ा हथियार खरीदना, सब कुछ को ज़रूरत पड़ा, तो क्या किया, भारत में टैक्स बढ़ा दिया। भारत में टैक्स बढ़ा दिया, बहुत सारे ऐसा चीज़ किया जिससे भारत का पैसा लूट करके वहाँ प्रथम विश्व में उनको सहयोग मिल सके, जिससे बड़े बड़े हथियार खरीद सकते हैं भारत का टैक्स बढ़ाकर। इससे जनता काफ़ी परेशान हुए। प्रथम विश्व में जो टैक्स बढ़ा उससे काफ़ी परेशान। उसी समय महामारी आ गया दोस्त, एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी आ गया था। तो इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारी आया था उससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोग मर गए थे। उसी समय भारत में अकाल पड़ गया। अकाल कैसे पड़ गया दोस्त, कहूँ बारिश कस के हो गया, बह गया, और कहीं एक बूंद पानी भी नहीं हुआ, जिसे हम लोग मारा बोलते हैं। सुखाड़, कहीं सुखाड़ तो कहीं पूरा दहाड़ है। इस तरह से अकाल पड़ गया और उसी समय आपका एक बीमारी इन्फ्लुएंजा चला, जिससे भारत काफ़ी परेशान हो गया। न उसने इलाज कराने के लिए दवा दिया और न खाने के लिए अनाज दिया। बहुत से भारतीय लोग का उसमें मृत्यु हो गया है ना। तो देखिए 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारतीय लोगों को फायदा मिल सके। प्रथम विश्व के समय का भारतीय घटनाक्रम। तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन पर पूरा भरोसा था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूटा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई बढ़ गई। प्रथम विश्व के दौरान महंगाई बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, अभी हमने बताया, अकाल भी पड़ गया, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी आ गई, जिससे लाखों लोग की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण महंगाई बढ़ गया। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल के आंदोलन आरंभ किया। 1917 में दोस्त, 15 से 17 में। अब पूछेगा आप लोग से, क्वेश्चन एक आएगा कि होम रूल की स्थापना कब हुआ था। 1916 में हुआ था। होम रूल लीग का स्थापना हुआ था 1916 में। किसने किया था, एनी बेसेंट। किसने किया था, एनी बेसेंट। और कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों। क्या था, बाल गंगाधर तिलक थे। कहाँ किए थे, लखनऊ में। देखिए यहाँ से कहानी क्या बनता है दोस्त, यहीं से गांधी जी का एंट्री होता है। लखनऊ में जब लखनऊ एक्ट चल रहा था तो उसमें गांधी जी लखनऊ में एक भाषण देने के लिए आए थे। उनको निमंत्रण दिया गया था लखनऊ में कि आइए आप यहाँ से कुछ संबोधित कीजिए। तो गांधी जी को जब भाषण देते हुए सुने के एक हमारे नेता थे बिहार के, राजकुमार शुक्ल ने कुछ बातें सुनी, उनको अच्छा लगा। तो इनको लगा कि नहीं, अगर इनको हम ले जाते हैं तो हमारा जो बिहार में चंपारण का जो नील की खेती के लिए तिनकठिया प्रथा चल रहा है उसको हमको समाप्त करना है। तो इनको ये चुने, इनको हम ले जाएंगे। तो गांधी जी से मिले। गांधी से मिलने के बाद गांधी जी बोला कि हम आएंगे बिहार, जरूर आएंगे। तो गांधी जी तो गए यहाँ से, तो फर्स्ट बार गए तो कलकत्ता जा रहे थे। कलकत्ता अधिवेशन में एक था, पूरी कलकत्ता अधिवेशन, उसमें तो उड़ीसा और क्या था शामिल था एक ही में। तो पूरी गए तो उस समय शामिल नहीं हुए थे, मानी उस समय बिहार वो नहीं गए। लेकिन आते समय उनको पता चला कि गांधी जी आए थे लेकिन यहाँ से गुजर गए, यहाँ से रुके नहीं। तो आते समय कोई उनको खबर दिया कि यहाँ रुकना है। तो आते समय वहाँ रुके, वहाँ से मुजफ्फरपुर उतरे। मुजफ्फरपुर से वहाँ से निकले कहाँ, मोतिहारी के लिए। मोतिहारी से जब निकले, मोतिहारी पहुँचे तो वहाँ के डीएम जो IAS अफसर जो होता है बड़ा, वहाँ से मिले। तो वो पूछे आप यहाँ क्यों आए हैं। तो गांधी जी बोले कि हम यहाँ आए हैं इसलिए कि यहाँ ऐसा बात सुन रहे हैं कि नील की खेती के लिए आप लोग बहुत तरह के जुल्म कर रहे हैं, इसको हमको समाप्त करना है। तो कल के आप चले जाइए, आप इसमें फंसिए मत। तो बोले कि नहीं, आप जो जनता को, अब हम आंदोलन करेंगे, आप हमको सुरक्षा देंगे। अगर हम पूरा भारतीय मिल के, बिहारी मिल के हम आंदोलन यहाँ करेंगे और आप हम लोग को सुरक्षा देंगे और हम लोग के रक्षा भी करेंगे। मतलब कि तो उसको ऑफिसर के लगा के ये बोल रहा है हम लोग को ही सुरक्षा देना है। तो गांधी जी वो देखे तो वहाँ के लोग ताली बजाने लगे। बोला वाह क्या बात है, उल्टे आके अंग्रेज के साथ इससे तुरंत बोल देना कि आइए अब हम आए हैं आंदोलन करेंगे, हमारी सुरक्षा में आप रहिए। सबको शौक लग गया। तो वहाँ से फिर जब वहाँ गए, राजकुमार शुक्ल से मिले, फिर उसके बाद बोले कि एक डेट रखे, उस दिन हम लोग जाएंगे। 1917 में अप्रैल के महीना चल रहा था शायद, 15 अप्रैल या 17 अप्रैल सही रखिए, नहीं 10 अप्रैल को वो वहाँ गए थे। तो फिर एक 15 अप्रैल को क्या बोले कि हम लोग एक आंदोलन करेंगे, है ना। तो आंदोलन करें तो राजकुमार शुक्ल क्या किए, प्रचार के लिए निकल गए। प्रचार के लिए कि अब सबसे पहले देखिए यहाँ से एक पॉइंट आता है कि महात्मा गांधी को महात्मा का कहकर संबोधित सबसे पहले किसने किया था। महात्मा गांधी को महात्मा कहकर सबसे पहले संबोधित किसने किया था, तो सबसे पहले राजकुमार कहकर संबोधित किया था। लेकिन पूछ देगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। अगर उपाधि पूछ दे तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए हैं चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद, है ना। लेकिन अगर वही पूछ दे सबसे पहले संबोधित किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल। कैसे संबोधित किया था, जब वो आए तो पूरा मोतिहारी जिला में जो पश्चिमी चंपारण जिला था, पहले तो चंपारण था, अब पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण बन गया। एक चंपारण जिला में अपना साइकिल उठाएं और साइकिल उठा करके चल दिए और गली गली गांव गांव में घूर घूर कर प्रचार किए कि चलिए 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 चलिए, एक महात्मा आया है, एक महात्मा आया है, एक महात्मा आया है। आप जाइए उनसे सिर्फ दर्शन करने के
बाद ही आपका पूरा कष्ट का निवारण हो जाएगा, है ना। कि चलिए चलिए चलिए, एक महात्मा आया है, एक महात्मा आया है, महात्मा आया है। मात्र उनके दर्शन से आपका पूरा तकलीफ, आपका पूरा कष्ट दूर हो जाएगा। सबसे पहले उन्हीं ने संबोधित किया था। लेकिन उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद ये कहानी थोड़ा सा खत्म होता है दोस्त। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सबसे पहले पूछ देगा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या था? गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, है ना। तो अभी हम गांधी जी में एंट्री नहीं किए हैं, ये भी तो हम लोग होम रूल लीग में, है ना। अब एंट्री करेंगे। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। 3 सफल सत्याग्रह चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका और कनाडा के क्रांतिकारियों को एकजुट कर गदर पार्टी की स्थापना की। 1916 में कांग्रेस के दोनों नरम और गरम दल एक हो गए हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आंदोलन चलाने के लिए समझौता हो गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ क्या क्या आया। सबसे पहले आया क्या? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद के मजदूरों के खिलाफ सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था, है ना। ये सब VVI क्वेश्चन। 1913 में 13 अप्रैल 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका और कनाडा क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर क्या किया? गदर पार्टी। कहते गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था तो 13 अप्रैल 1913 को। 1916 में कांग्रेस दोनों को नरम दल और गरम दल एक हो गए, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आंदोलन चलने के लिए समझौता हो गए। कांग्रेस अलग थे और मुस्लिम लीग अलग थे, उसके बीच में समझौता होना शुरू हो गया। प्रथम विश्व का भारत पर प्रभाव क्या था? तो प्रथम विश्व के कारण भारत में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई थी। प्रथम विश्व के कारण भारत में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई थी। विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर दिया गया। 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, भारत में राष्ट्रवाद का उदय काफी तेजी से हुआ। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। उनके द्वारा चंपारण और खेड़ा कृषक आंदोलन और अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन किया गया, जो सफल हुआ, है ना। क्या बोले थे? ये तीनों आंदोलन सफल हुए, है ना। कौन कौन हुए थे? तो पहले रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई कानून, ना कोई वकील, सीधे शक के दायरे में वहाँ के क्या हुआ? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के दौरान ये 2 भारतीय क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे। क्या? एक थे सैफुद्दीन किचलू और एक थे एक याद नहीं आ रहा है। दोनों गिरफ्तार कर दिया। इसी के आंदोलन हुआ। आंदोलन बहुत ज़बरदस्त हुआ दोस्त। और एक मीटिंग किया गया इन्हीं के दोनों के गिरफ्तार के, कहाँ? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। तो वहाँ क्या इन्हीं के दौरान, छुड़ाने के दौरान इनका मीटिंग किया गया, इनको छुड़ाना किस तरह से छुड़ाना है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? जनरल डायर ने क्या किया? निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया। वहाँ पर लोग क्या हो गए? हज़ारों लोग मारे गए। ये सब आगे मिलेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट पे बात कर रहे हैं लोग, ये सब टोटल अभी पढ़ने का है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का स्थापित हुआ। 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। अब 1915 में तो आए दोस्त। गांधी जी कहेगा किस दिन आए? तो 9 जनवरी 1915 को आए गांधी जी। इसके उपरांत क्या मनाया जाता है 9 जनवरी को? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले कौन सा आश्रम की स्थापना? साबरमती आश्रम की स्थापना। पूछ देगा साबरमती आश्रम की स्थापना को 1915 में। उनके द्वारा चंपारण, खेड़ा और कृषक आंदोलन और अहमदाबाद श्रमिकों आंदोलन किया गया, जो एक सफल हुआ। ऑटोमन साम्राज्य पर सख्त संधि थोपने के कारण भारत के मुसलमान नाराज होकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया। जनता के अंदर गोरों की प्रतिष्ठा घट गई। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल गए, साथ ही कांग्रेस का नरम दल और गरम दल भी एकजुट हो गया। अब 1916 में क्या हुआ दोस्त? मुस्लिम लीग और कांग्रेस सब मिल गए। गरम दल, नरम दल क्या हुए? सब एक साथ हो गए, एक साथ। उसके बाद रॉलेट एक्ट। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं में असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। किसने रॉलेट एक्ट की नियुक्ति किसने किया? लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति की अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। क्या बोले थे? बिना वारंट को इसमें गिरफ्तार कर दिया था। कब अनुशंसा मिला? 25 मार्च 1919 को, है ना। ये सब VVI क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा दोस्त, है ना। उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 स्थानीय नेताओं, डॉक्टर सत्यपाल, हाँ देखिए यही नेता हमको याद नहीं आ रहा, किचलू तो बोलवे किए, डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू है, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल और डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर हजारों लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, है ना।
किसने गोली बरसाने का ऑर्डर दिया था? तो जनरल ओडायर ने। हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई। किसके चलते मीटिंग चल रहा था? तो जो सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली की गिरफ्तारी के लिए, छुड़ाने के लिए उसके शांतिपूर्वक एक मीटिंग बुलाया गया। उसी में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। हाँ, नाइटहुड होगा, है ना, क्या हुआ? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिला था, लेकिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, है ना। ऑटोमन साम्राज्य इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता था, जिसे खलीफा कहा जाता था, है ना। ऑटोमन साम्राज्य इस्लामिक दुनिया का, ऑटोमन साम्राज्य का मतलब तुर्की इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता था, जिसे खलीफा कहा जाता था, है ना। अर्थात इस्लाम के प्रमुख को खलीफा कहा जाता था। पूछ देगा इस्लाम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता। कहाँ? ऑटोमन साम्राज्य में। ऑटोमन साम्राज्य किसे? तुर्की में, है ना, जिसका केंद्र तुर्की था। मुसलमान खलीफा को धार्मिक और आध्यात्मिक नेता मानते थे। ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य के विघटित कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेश में भी अपने सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करते हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब आते भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली, कहेगा खिलाफत आंदोलन किसने शुरुआत किया? शौकत अली और मोहम्मद अली ने प्रारंभ किया। नवंबर 1919 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्षता बने। कहेगा महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने? नवंबर 1919 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्षता बने। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। गांधी जी ने इसे हिंदुओं को मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। अब देखिए दोस्त, हम इसके बाद आगे हम नहीं पढ़ा रहे, इसलिए जलियांवाला बाग तक हम लोग पढ़ेंगे। अब जलियांवाला बाग से आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के सिलसिले में कौन सा समिति का गठन किया गया? तो आपका एक हंटर समिति आया, हंटर आयोग आया, हंटर समिति। कोई चीज़ हंटर समिति ये जांच करने के लिए एक समिति चलाई गई है ना। तो ये सब क्वेश्चन आएगा। हम लोग आज जलियांवाला बाग हत्याकांड तक और खिलाफत आंदोलन तक थोड़ा सा किए हैं, उसको हम फिर से एक बार देख लेंगे थोड़ा सा। लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्त, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप लोग बोरिंग होइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।